गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो सेक्शंस की मेरी टीचिंग में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड की 12वीं क्लास का रेनबो सेकेंड बुक से पोएट्री सेक्शन का पहला लेसन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका कंपोजर जॉन डन है। लेकिन प्यारे बच्चों, इस कविता को पढ़ने से पहले, इस पोएम को डीप स्टडी विद पैराफ्रेज से पहले हम लोग इस कविता के बैकग्राउंड में जाएंगे। जॉन डन कौन है? उन्हें मेटाफिजिकल पोएट क्यों कहते हैं? ये मेटाफिजिकल पोएट कौन कौन थे या कौन कौन है? किस शताब्दी में मेटाफिजिकल पोएट्स का उदय हुआ? उनकी कविताओं को, उनकी पोएम्स को मेटाफिजिकल पोएम्स क्यों कहते हैं? इन सभी बातों की एक ब्रीफ जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा आपके स्तर तक। 12वीं क्लास की जो आपके स्तर है, उसी स्तर तक मैं इन सभी बातों का डिटेल से मैं बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग अपनी कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को समझेंगे। देखो बच्चों, इंग्लिश पोएट्री को प्रत्येक एज में स्टडी की सुविधा के लिए विभिन्न नामों में डिवाइड किया गया है। जैसे एंग्लो सैक्सन पोएट्री, क्लासिकल पोएट्री, नियो क्लासिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री, रोमांटिक पोएट्री, इस तरह से अनेकों नाम दिए गए हैं पोएट्री की अध्ययन के लिए। उनके जिस एज में जो कविता लिखी गई, उस एज में विशेष नाम देकर अध्ययन की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग सभी एज का नाम दिया गया। उन्हीं में 17वीं शताब्दी का जो कविताएं लिखी गई, जो पोएम्स लिखे गए, उन कविताओं को मेटाफिजिकल पोएम्स कहा गया। और 17वीं शताब्दी में जिन पोएट्स का उदय हुआ, उन पोएट्स को मेटाफिजिकल पोएट्स कहा गया। अब प्रश्न ये है कि ये मेटाफिजिकल पोएट कौन कौन से थे, इनको मेटाफिजिकल क्यों कहा गया, और कौन इन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहा? इन सभी बातों की संक्षेप एक ब्रीफ आप लोग सुनिए। प्यारे बच्चों,
17वीं शताब्दी में अनेकों पोएट्स का आगमन हुआ। जॉन डन, जॉर्ज हार्बर्ट, एंड्रू मार्वेल, रिचर्ड कैसो, हेनरी वैगन, ऐसी अनेकों नाम आए। इन लोगों ने जो कविताएं रची, जो कविताएं कंपोज की, वो बिल्कुल प्रीवियस पोएट्स की कविताओं से हटकर था। इनकी कविताएं हाईली इमेजिनेटिव थी। इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ इन लोगों ने खूब अप्लाई किया। इनकी कविताओं में सिमली, मेटाफर, हाइपरबोली का बहुत ज्यादा डोमिनेशन होता था। इनकी कविताएं एक अनएक्सपेक्टेड थिंग्स में कंपैरिजन किया करता था। ये जो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, जो जिसकी आप आशा न करें, इस अनएक्सपेक्टेड थिंग्स में जो इन कवियों ने कंपैरिजन किया, उसको मेटाफिजिकल कंसीट बोलते हैं। मेटाफिजिकल कंसीट में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थिंग्स में एक तरह का कंपैरिजन किया जाता है। उस युग की यानी 17वीं शताब्दी की कविताएं एकदम स्ट्रेंज इमेजनरी से भरी होती थी। उसमें कवि इतनी हाईली इमेजिनेटिव थिंकिंग को लाता था कि पाठकगण उसको सोचने के लिए विवश हो जाते थे कि ये लोग किस तरह का कविता की रचना की है। आर्गुमेंटेटिव वे में जनरली कविता लिखी जाती थी। कवि तर्क किया करते थे, अनेकों प्रश्न पूछे जाते थे। उसी युग में ऐसी कविताएं लिखी जाती थी। कविताओं का जो थीम था ऐसा होता था जो जिसका प्रश्न जो उस कविताओं में पूछी जाती थी, उसका जवाब साइंस कभी नहीं दे सकता था। ये सब तो मेटाफिजिकल पोएट्री की कुछ फीचर्स हुए हैं। आपके स्तर में इसकी डिटेल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सभी मेटाफिजिकल, हम यहां सिर्फ इतना बताएंगे कि इन कविताओं को मेटाफिजिकल कौन कहा और ये मेटाफिजिकल का अर्थ क्या होता है। एक्चुअली 18वीं शताब्दी में सैमुअल जॉनसन ने अपनी कविता लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स में सबसे पहले मेटाफिजिकल जैसे शब्द का समावेश किया, क्वाइन आउट किया। तो जरूर आप लोग समझ गए होंगे कि 17वीं शताब्दी के पोएट्स और 18वीं शताब्दी में मेटाफिजिकल कहा गया। इसका मतलब हुआ कि 17वीं शताब्दी में मेटाफिजिकल जैसा कोई शब्द नहीं था। ये तो हुई मेटाफिजिकल की कुछ फीचर्स से, मेटाफिजिकल्स का कुछ बातें हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप लोग काफ़ी सोच रहे होंगे कि ये मेटाफिजिकल जो शब्द है, मेटाफिजिकल, इसका क्या मतलब होता है। देखो बच्चों, ध्यान से सुनना। मेटाफिजिकल, मेटा META, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड। आप जानते होंगे ना, बियॉन्ड माने परे, और फिजिकल मतलब फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक दुनिया। पूरी मेटाफिजिकल का अर्थ हुआ भौतिक दुनिया से परे। ये हमारी जो लाइफ है ना, ये वर्ल्डली लाइफ है। इसको हम लोग फिजिकल लाइफ भी कह सकते हैं। तो कुछ ऐसे इवेंट्स को ले लो जो इस भौतिक लाइफ से एकदम परे हो। मान लो कोई व्यक्ति तुम्हें मिलता है
और वह घास खा करके अपने जीवन को जीता है, घास ग्रास खाता है। और यदि आप उससे बोलो कि भाई आप घास क्यों खाते हो, विभिन्न प्रकार के भोजन आज की वर्ल्डली लाइफ में अवेलेबल है, तो आप घास क्यों खाते हो, ये तो जंतुओं का भोजन है। यदि वह आदमी ये जवाब दे कि हम घास इसलिए खाते हैं ताकि मेरा जो भोजन है वह बच जाए और वह भोजन किसी अन्य को, शायद वो यदि भूखा हो तो उसको मिल जाए, इसलिए मैं घास खाता हूं, तो देख लिए उसकी सोच कितनी पार्टिकुलर है, एकदम पार्टिकुलर है। उसके पास कितनी इमेजिनेटिव स्ट्रेंथ है। वह इसलिए घास खाता है ताकि उसका हिस्से का जो भोजन किसी भूखे को मिल जाए। एकदम वर्ल्डली जो हमारी एक्टिविटी है, वर्ल्डली एक्टिविटी से एकदम परे है। तो इस प्रकार की कुछ ऐसी सोच है जो वर्ल्डली, जो फिजिकल लाइफ है उससे एकदम हटकर हो, उसी हम लोग मेटाफिजिकल बोलते हैं। हम आपको बहुत सारे कविताओं के माध्यम से इस मेटाफिजिकल जैसा शब्द का और ज़्यादा हम आपको जानकारी और इसका इलेबोरेशन कर रहे हैं। जॉन डन, हम यहाँ पर एक चीज़ बता दें जल्दी से कि जॉन डन जो 17वीं शताब्दी के पोएट थे, जॉन डन मेटाफिजिकल, इनको, जॉन डन को द लीडर एंड फाउंडर ऑफ द स्कूल ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री बोलते हैं। फिर से सुनो बच्चों, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में पूछता है, द लीडर एंड फाउंडर ऑफ द स्कूल ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, इनको बोलते हैं जॉन डन को। और उनके बाद जितने कवि थे, जॉन हर्बर्ट, हेनरी वागन्स इत्यादि, सब इनको फॉलो किए। अतः जॉन डन फाउंडर हो गए मेटाफिजिकल का। और यहां भी ये बता दें कि जॉन डन को मोनार्क ऑफ विट भी कहा जाता है। मोनार्क ऑफ विट, बुद्धि का सम्राट, इन्हें बुद्धि का सम्राट भी कहते हैं। यही जॉन डन अपनी एक कविता लिखते हैं, डेथ, बी नॉट प्राउड। इसमें उन्होंने बहुत सारा मेटाफिजिकल थॉट बोले हैं। वह डेथ से बात करते हैं, अनएक्सपेक्टेड थिंग से कंपैरिजन करते हैं, डेथ से बात करते हैं, डेथ मृत्यु बोलते हैं। डेथ, तुम किसी को मारते नहीं हो बल्कि स्वयं मरते हो। ये काफी हाईली इमेजिनेटिव थिंकिंग है। तुम किसी को मारते नहीं हो बल्कि खुद मरते हो। ये क्या इसका मतलब हुआ? इसको थिंक, सोचो, इसका आंसर फाइंड आउट करो। कभी बोलता है कि डेथ, तुम जिसको मारते हो वो या तो बीमार है या तो विभिन्न डिजीजों से ग्रसित है, और तुम उसी को मारते हो और इतराते हो कि हम बहुत ही स्ट्रेंथ वाला एक आइडेंटिटी है, मेरे पास बहुत स्ट्रेंथ है, मैं किसी को मार देता हूं। जॉन डन बोलते हैं, अरे मूर्ख, तुम किसी को मारते नहीं हो, तुम तो खुद मरते हो। तुम किसी स्वस्थ व्यक्ति को नहीं मार सकते, मुझे नहीं मार सकते। अरे वह उसी को तुम मारते हो जो खुद मृत समान है, जो विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित है, जो राजा का गुलाम है, जो एक्सीडेंट का गुलाम है, और बहुत सारा इस कविता में इलेबोरेशंस है जो हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये जो खुद का मर रहा है या मृत्यु के एज में है, आप उसको मारते हो, स्वस्थ व्यक्ति को तुम नहीं मारते। और देखो, जिसको तुम मारे वह तो मरा और ईश्वर के दरबार में गया, और वहां पर वह हेवेनली प्लेजर का एंजॉय कर रहा है। तो बताओ डेथ, तुम किसी को मारे नहीं बल्कि खुद मर गए। इसको बोलते हैं मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट। हम यहाँ पर एक तुमको एग्जांपल दे, यदि किसी को तुम दुख पहुंचाओ और वह जिसको तुम दुख पहुंचाने की कोशिश करे वो और ज्यादा फले फूले, तो वह व्यक्ति जिसको तुमने दुख पहुंचाया वह नहीं मरा, बल्कि जिसको तुम पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वह व्यक्ति जो दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वह व्यक्ति खुद मर गया। वह व्यक्ति खुद मर गया का मतलब उसका खुद ही सत्यानाश हुआ, क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। वो तो सोचता था कि किसी को हम कष्ट नहीं, लेकिन वो और फला फूला, इसलिए वह नहीं मरा।
उसी प्रकार डेथ है, जिसको बोलता है कि तुम, हम मारते हैं, जिसको बोलता है कि हम मारते हैं, अरे वो मरता नहीं है, वह तो ईश्वर के दरबार में जाता है और वहां पर एक हेवनली प्लेजर का एंजॉय लेता है। इसको बोलते, इस तरह का अनएक्सपेक्टेड कंपैरिजन को बोलते हैं मेटाफिजिकल कंसीट, और यही थॉट होता है मेटाफिजिकल का। कभी एक बार अपनी विलव्ड से बोलता है, जो उसकी लव की रिप्लाई नहीं दे रही थी। अपनी फ्ली कविता में लिखता है, दी फ्ली कविता में कवि लिखता है कि देखो, ये जो फ्ली था, फ्ली एक ब्लड सकिंग इंसेक्ट होता है, ब्लड सकिंग, जो ब्लड को चूसने वाला कीड़ा होता है फ्ली। फ्ली को बोलता है देखो, जिसको तुमने हमारी लव की कोई रिप्लाई नहीं दी, देखो इस फ्ली को, इस फ्ली ने मेरा ब्लड को लिया, और फिर वह फ्ली सडनली उस बिलव्ड को, कभी के बिलव्ड को, उसकी प्रेमिका को भी काट लिया और उसका भी ब्लड ले लिया, और दोनों का ब्लड अब फ्ली के इनसाइड है। कभी कहता देख लो, तुमने हमारी जो लव प्रपोजल है, इस लव प्रपोजल को तुम डिनाई कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम पूरी तरह से परफेक्ट मैरिजेबल बॉन्ड में है। मैरिजेबल बॉन्ड में है, ये कैसे? अरे देखो, हमारी ब्लड और तुम्हारी ब्लड दोनों मिंगल हो गए, और दोनों फ्री के शरीर में इंजॉय ले रहे हैं। हम दोनों तो अब एक हो गए, हम लोग मैरिज बेड पर हैं, हम लोग फिजिकल रिलेशनशिप में है। ये बड़ी बात है, बहुत हाईली इमेजिनेटिव थिंकिंग है, और इस प्रकार की हाईली थिंकिंग, हाईली जो थिंकिंग होता है इस प्रकार की, उसी को हम लोग मेटाफिजिकल कंसीट बोलते हैं, मेटाफिजिकल पोएट बोलते हैं। देखो बच्चों, हम चाहते हैं कि आप लोगों को स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पढ़ने से पहले, पढ़ाने से पहले हम चाहेंगे कि एक कविता है जॉन डन का, बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है, उसको मैं बताऊं, और अगले वीडियो में मैं आप लोग को स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बताऊंगा। कविता है, इसको शुरू में तो जॉन डन का सॉन्ग बोला गया, जॉन डन का सॉन्ग बोला गया इस कविता को, लेकिन बाद में इसका नाम पड़ गया गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, इस कविता को आप लोग देखना, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। इसको आप वीडियो को पॉज करके पहले एक कागज पर नोट कर लेना, पढ़ो ये क्या कविता है, देखना। इस कविता में कभी अपनी बिलव्ड के प्रति, नॉट बिलव्ड, एक यहाँ पर हम बिलव्ड बोल दिए हैं, कभी एक जो फेमिनिन क्लास है, फेमिनिन क्लास के प्रति कितनी सीनिकल एटीट्यूड रखा है, सीनिकल शक वाली एटीट्यूड, कितना वह निगेटिविटी रखता है। लेखक यहाँ पर इस कविता का थीम है एकदम जो ऐसे बोलते हैं महिलाओं की, जो फेयर महिलाएं हैं, सुंदर महिला, जो सुंदर गर्ल है, और तो सुंदर गर्ल क्या वह फेथफुल होती है, वो क्या ये वफादार है? तो जो फेमिनिन क्लास की इनकॉन्स्टेंसी है, उसका लेखक यहाँ पर जिक्र किया है। आप इस कविता को थोड़ा ध्यान से सुनना, और तुम लोग बोलोगे कि इस कविता को हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि रेफर कर रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से पहले इस कविता के माध्यम से हम आप लोगों को कुछ रेफरिंग दे रहे हैं। देखो, कवि बोलता है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, ध्यान सुनना, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ और टूटते हुए तारों को पकड़ो। बताओ तो, इसको आप लोग मीटियर बोलते हैं, मीटियर। तो क्या टूटते हुए तारों को कोई पकड़ सकता है? इम्पॉसिबल है ना। जाओ, यदि तुम्हारे में स्ट्रेंथ है, कभी अपने रीडर को बोलता है जो उसकी बात को सुन रहा है कि जाओ और जाकर टूटते हुए तारों को आप पे पकड़ो, टूटते हुए तारों को पकड़ो, जो इम्पॉसिबल है। लेखक करे गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट। देखो, ये मैंड्रेक रूट क्या होता है, हम आपको यहाँ बता दें। मैंड्रेक रूट होता है एक प्रकार का ये पौधा है, मैंड्रेक, इसकी ह्यूमन आइडेंटिटी है। ये मैंड्रेक जो रूट है, ये फेमिनिन की तरफ प्रतीत होता है, ये एकदम जैसे लगता है कि वो स्त्री है। तो क्या कोई भी व्यक्ति ये मैंड्रेक रूट से कोई बच्चा पैदा कर सकता है? इम्पॉसिबल है, यह भी कोई पैदा नहीं कर सकता। लेखक बोलता है टेल वी आर ऑल पास्ट ईयर्स आर। लेखक बोलता बताओ, ये जो पास्ट है, जो हमारा पास्ट है,
वह कहाँ गया, जो हमारी पास्ट है वह कहाँ गई, उसके बारे में बताओ। लेखक बोलता है कि जो हमारा बचपन है, हमारा बीता हुआ समय है, वह कहाँ गया। क्या कोई ऐसा है जो पता लगा सकता है कि वह पास्ट कहाँ गया? इम्पॉसिबल है, इसको भी पता लगाना इम्पॉसिबल है। लेखक बोलते हैं हु क्लेप्ट द डेविल्स फुट। देखो क्रिश्चियन मिथोलॉजी में डेविल जो शैतान होते हैं, शैतान का जो पैर होता है उसमें चीरा लगा होता है। तो लेखक बोलता पता लगाओ कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये पता लगा दे कि डेविल के ये पैर को कौन चीरा लगाया। ये भी इम्पॉसिबल है। टीच मी टू हियर मर्मेड्स सिंगिंग। ये मर्मेड्स बोलते हैं ये जल परियां होती हैं। आप जल परियां कैसे गाती हैं? यदि कोई है तो आए और उसके संगीत को मुझे भी सिखाए। क्या कोई है जो जल के परियों की ये संगीत को सुना सकता है, सिखा सकता है? और कीप ऑफ एनविच एक्सटिंगिंग, जो शत्रुओं का ईर्ष्या है या जो ईर्ष्यालु व्यक्ति का जो स्टिंगिंग है, क्या हम ईर्ष्यालु व्यक्ति का स्टिंगिंग से अपने आप को बचा सकते हैं? आपका ये जो आपकी प्रोग्रेस लाइफ है, जो प्रोग्रेस लाइफ में ईर्ष्या करने वाले अनेकों मिल जाएंगे। तो लेखक बोलता है कि जो ईर्ष्या करने वाले, क्या हम उससे कभी बच सकते हैं? एंड फाइंड व्हाट वाइंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड। देखो ऑनेस्ट माइंड, जो ईमानदार व्यक्ति है, जनरली देखा गया है कि ईमानदार व्यक्ति बढ़ते नहीं है। हम इस कविता को जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपका कोर्स ऑफ स्टडी नहीं, खाली सुनते जाइए, बार बार इसको ढंग से सुनो। तो जो व्यक्ति जो ऑनेस्ट माइंड के हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको आगे बढ़ने में अनेकों बाधाएं आती हैं। तो क्या कोई ऐसा मोड़ है, कोई ऐसा मोड़ है जो ऑनेस्ट एटीट्यूड रखने वाले व्यक्ति को एडवांस करने का कोई मार्ग बता दे? जनरली देखा गया है कि जो ऑनेस्ट पर्सन्स हैं वो जनरली वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो तो अपने जीवन में खुश रहते हैं। उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको कोई रास्ता दिखा सकता है, कोई ऐसा मोड़ है। तो क्या आपने देखा, लेखक यहाँ पर बहुत सारी इम्पॉसिबल बातें कही कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो टूटते हुए तारों को पकड़ ले, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मैन ट्रैप रूट से बच्चे का पैदा करे, कोई भी ऐसा नहीं है जो ये पता लगाए कि ये डेविल्स के पैर को किसने चीरा लगाया, कोई भी ऐसा नहीं है जो मर्मेड्स के सिंगिंग को कभी को सिखा दे, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ईर्ष्या करने वाले से हमें बचा दे। एडवांस जो ऑनेस्ट पर्सन्स है वो आगे की ओर बढ़ने में इतनी उनमें बाधाएं होती है, उस बाधाओं को रोकने वाला कोई व्यक्ति हमें मिल जाए, उनमें बहुत सारी बाधाएं आएंगी ही। लेखक कह रहा है इन सभी बातों को पता लगाना एकदम इम्पॉसिबल है। लेखक अगले स्टेंजा में बोलता है, ध्यान से सुनना बच्चों, इफ दाउ बीस्ट बॉर्न टू स्टैंड साइड। यदि जो लेखक की बात सुनने वाला वहां बैठे हैं, लेखक उससे बोलता है कि यदि तुम्हारी जन्म हुई है विचित्र चीजों को देखने के लिए, ऐसी चीजों को देखने के लिए तुम्हारी जन्म हुई है जिसको देखना इम्पॉसिबल है, जो चीजें हैं ही नहीं। यदि आप ऐसे चीजों को देखने के लिए जन्म लिए हो तो राइड 10,000 डेज एंड नाइट, तो दिन रात 10,000 दिन रात घोड़े पर सवार होकर तुम भ्रमण करो, पूरे वर्ल्ड में भ्रमण करो, 10,000 दिन रात भ्रमण करो, टिल एज स्नो व्हाइट हेयर्स ऑन दी, तब तक भ्रमण करो जब तक तुम्हारी बाल उजली न हो जाए, तुम्हारा सिर की बाल एकदम व्हाइट न हो जाए, तब तक भ्रमण करो। एंड दाउ व्हेन रिटर्न्स, और जब तुम भ्रमण करके लौटो, विल टेल मी, तो मुझसे बोलो, ऑल स्ट्रेंज वंडर्स, सभी आश्चर्यजनक बातों को बोलो, दैट बिफॉल दी, जिसको तुमने सामना किया। तुम चारों तरफ भ्रमण कर 10,000 डे नाइट चारों तरफ भ्रमण करो, और उसके बाद तुम आओ और मुझे बताओ ऑल स्ट्रेंज, सभी अद्भुत चीजों जिसको तुमने सामना किया उन सभी को बताओ। एंड शिवर, लेकिन मैं आज मैं कसम खाता हूं
कि नो वेयर लिव्स अ वन ट्रू एंड फेयर। देखो ये लाइन कितनी निगेटिविटी है, लेकिन मैं ये शपथ लेता हूँ, जॉन डन बोलता है कि मैं ये कसम खाता हूँ, शपथ लेता हूँ कि तुम कहीं नहीं पाए होगे एक सुंदर सी लड़की को, एक सुंदर सी गर्ल को जो सुंदरता के साथ साथ वफादार हो। ये लेखक की निगेटिविटी है। एक बार और सुनो, ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफॉल दी, सभी अद्भुत चीजों जो तुम्हारे सामने है, जो तुमने सामना किया, उसको तुम बोलो, लेकिन एंड स्वेयर, मैं शपथ लेता हूं कि वेयर नो वेयर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर, कहीं पर भी तुम एक ऐसी लड़की को नहीं पाए होगे जो सुंदर हो और सुंदर के साथ साथ वफादार हो। ये कभी काफी महिलाओं के प्रति सिनिकल है। कभी कहता है इफ दाउ फाइंडेस्ट वन, मान लेते हैं कि इतनी भ्रमण किए तो हो सकता है कि एक दो लड़की तुम्हें मिल जाए जो सुंदर के साथ साथ काफी वफादार हो। लेट मी नो, तो मुझे जरूर बताना, मुझे जरूर बताना यदि ऐसी लड़की मिल जाए जो सुंदर हो और काफी वफादार हो तो जरूर मुझे बताना। क्यों बताना? क्योंकि सच अ पिलग्रिमेज वेयर स्वीट, क्योंकि ऐसा पिलग्रिमेज, ऐसा स्थान एकदम तीर्थ स्थान हो जाएगा जहां पर होली श्राइन रहेगा, हम उसको दर्शन करने के लिए जाएंगे। यदि वैसी लड़की मिल जाए तो उस स्थान को मैं दर्शन करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि वह तीर्थ यात्रा तीर्थ स्थान की तरह हो जाएगा। उस स्थान के ऊपर मैं तीर्थ यात्रा करूंगा। लेखक इतना कहने के बाद रुक जाता है, बोलता है नो, मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद लेखक बोलता कि इट डोंट नॉट, मैं नहीं जाऊंगा। आई वुड नॉट गो, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हालांकि ऐसी वफादार लड़की, दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, हालांकि ऐसी वफादार लड़की यदि हमारे नेक्स्ट दरवाजे के पड़ोस में भी रहेगी, दरवाजे के बगल में, तो भी मैं मिलने नहीं जाऊंगा। आप बोलोगे अरे भाई वैसी वफादार लड़की मिल गई जो सुंदर है और काफी फेथफुल है तो क्यों नहीं जाओगे? वो तो तीर्थ स्थान की तरह आपने पहले बोला था। लेखक बोलता नहीं, तो भी मैं नहीं जाऊंगा। और क्यों नहीं जाऊंगा? तो लेखक बोलता है कि हालांकि दो सी वेयर ट्रू, हालांकि वह वफादार थी, व्हेन यू मीट हर, जब तुम उससे मिले थे तो वह वफादार थी। लेकिन एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, और जब तुम हमारे पास एक पत्र लिखा कि मैंने एक स्थान को पा लिया जहां पर एक ऐसी लड़की है जो सुंदर भी है और काफी फेथफुल है, मैं ऐसा स्थान को पा लिया हूं, वह लेटर तुमने मेरे पास लिखा, और जब तक वह लेटर मेरे पास आया और मैंने वह निर्णय किया कि अब मैं वहां जाए, लेकिन तब तक मालूम चला कि अरे वे तो 2-3 और लवर को खोज चुकी है। यानी लेखक बोलता है कि टिल यू राइट योर लेटर, जब तुम यह लेटर लिख के बताओगे, इट सी विल बी फॉल्स, तब तक वह फेथलेस हो जाएगी और मुझे मेरे जाने से पहले ही वह 2-3 और लवर को, 2-3 और प्रेमी को ढूंढ लेगी। अतः मैं कभी भी उस स्थान पर नहीं जाऊंगा। आपने देखा कि जॉन डन इस कविता के माध्यम से कितनी निगेटिविटी अप्रोच रखता है इन लड़कियों के प्रति, जो कि काफी फेयर है और एट द सेम टाइम फेयर के साथ साथ वह वफादार लेखक के अनुसार हो ही नहीं सकती। ये लेखक इस कविता के माध्यम से महिला के प्रति एकदम एक निगेटिविटी, एकदम सा सीनिकल एटीट्यूड दिखाया। तो देखो तो इसमें कितनी बड़ी ये मेटाफिजिकल है कि नहीं। अरे हम किसी से लव करते हैं भाई, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो काफ़ी फेयर हैं और काफ़ी फेथफुल हैं, लेकिन लेखक देखो ये बिल्कुल फिजिकल वर्ल्ड से परे बात बोल दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं मेटाफिजिकल। ये बोलते हैं मेटाफिजिकल, इसमें बहुत सारा मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स है, हाइपरबोली, एग्जैगरेशंस है। इसमें हम आपको बताते सिमिली, मेटाफोर, ये कविता में भरमार है। हम कविता को जल्दी पढ़ा दिए इसी तरह एक मेटाफिजिकल का आपको एग्जाम्पल देने के लिए। तो आप बोलोगे कि सर ये मेटाफिजिकल, ये गो एंड कैथो फॉलिंग स्टार पढ़ा दिए मेरा सिलेबस की पोएम, तो कोई बात नहीं बच्चों, याद रखो इस कविता को, इस वीडियो को बार बार देखना और देखकर तुम समझना।
निसंदेह तुम समझ जाओगे कि मेटाफिजिकल वर्ड क्या है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जॉन डन इज अ नीचे ऑप्शन दिया रहेगा, मेटाफिजिकल पोएट, रोमांटिक पोएट, न्यू क्लासिकल पोएट, आपको कहना पड़ेगा मेटाफिजिकल पोएट। अब हम इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पहला कविता देखेंगे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आप लोग देखोगे कि कभी इसमें कितना निगेटिव एप्रोच रखा है महिलाओं के प्रति, लेकिन स्वीटेस्ट लव में वो अपनी पत्नी एनिमो के प्रति एकदम डेडिकेशन दिखाता है। वो डीप लव बहुत ही मधुर प्यार वहाँ दिखाता है। लेखक वहाँ पर महिलाओं के प्रति कोई निगेटिविटी नहीं रखता है, अपनी पत्नी को बहुत लव करता है, जो आप स्वीटेस्ट लव में पढ़ेंगे। और देखना कैसे आर्गुमेंटेटिव वेज में कभी अपनी बातों कहता है। कितनी सुंदर कविता है जो पूरी तरह से लव पर डेडिकेट है। कभी लव के बारे में बहुत सारा अच्छी कविताओं को लिखा है, निसंदेह उनकी कविता पढ़ने योग्य है। लेकिन एक तो कविता जैसे कि आपने सुनाया गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार में, वो काफ़ी निगेटिविटी दिखा दिया। वो एज की बात है, इससे पता चलता है कि कभी काफ़ी यंग एज में ये कविता लिखा है, उस समय उसकी विचारधारा लड़कियों के प्रति क्या थी उस पर वो रख दिया। लेकिन इससे आपको निगेटिविटी अप्रोच नहीं लेना। ये बड़ा सुंदर कविता है, इसको पढ़ना चाहिए और इसको थोड़ा समझना भी चाहिए कवि की विचारधाराओं को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो आपकी अगली वीडियो है उसमें हम लोग अपने सिलेबस का कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम बताएंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है। बिहार बोर्ड की 12वीं क्लास में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।